आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। रंज से खूगर हुआ इंसान, गालिब का एक शेर है। रंज अर्थात दुख, खूगर मतलब अगर कोई दुख से आदी हो जाता है, दुख का आदी हो जाता है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आशा हो गई। आशय इस समय एक आम नागरिक का है। इस देश में यही हालत है। पहले से गिरती अर्थव्यवस्था, उसके बाद 2 साल की लंबी महामारी, बेरोजगारी, घटती आय और उस पर अब कमर तोड़ती महंगाई आज का विषय है। मैं आग्रह करूंगा, मैं स्वागत करता हूं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की श्रीमती सुप्रिया श्रीनिधि से और आग्रह करता हूं कि वे प्रेस वार्ता आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित और सकुशल होंगे। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीज़ों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीज़ों की एक लिस्ट होती है सीपीआई में। उसमें से 235 चीज़ों का दाम, करीब करीब 80% चीज़ों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। और एक विडंबना यह है कि हम आशा करते हैं कि कभी क्रूड गिरेगा, जब गिरता भी है, चुनाव आएंगे तो पेट्रोल का दाम बढ़ना बंद हो जाता है। पेट्रोल का दाम सरकार के हाथों में लगातार रहता है, जब चाहते हैं बढ़ाते हैं, जब चाहते हैं घटाते हैं। तो एक ये आशा कहीं ना कहीं रहती है कि चलो चुनाव आएगा, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि वो घटेंगे नहीं। उसकी जो रेट है, जो बढ़ने की दर है, वो एक ही तरफ है और वो ऊपर की ओर है। और इसीलिए शायद आंकड़ों के मुताबिक घर चलाने का खर्चा पिछले 2 साल में ही, हम तो आपके सामने 8 साल के आंकड़े लेकर आए हैं कि लेकिन पिछले 2 साल में ही घर चलाने का खर्चा करीब 44% बढ़ गया है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसमें सारा डेटा है। इन्फ्लेशन रेट जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2022 तक, और ये बेस ईयर पे कंपैरिजन है। आप मुर्गा मछली का दाम देखिए तो वो तो 95%, 57% बढ़ा है। पेट्रोल उसके मुकाबले 31.3% बढ़ा है। दूध लगभग 40% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। घी करीब 38% बढ़ा है पेट्रोल से ज़्यादा। गेहूं और आटा 27% बढ़ा है जो हर घर में खाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 96% की बढ़त आई है। रिफाइंड ऑयल में लगभग 90% बढ़त हुई है।
मूंगफली का तेल जिसको ग्राउंड नट ऑयल कहते हैं 80% बढ़त, करीब 48% बढ़त, 48% बढ़त आपको दाल जैसे अरहर और तूर दाल में, और मूंग दाल जो मुझे तो ऐसा लगता है खिचड़ी और ज्यादा बीमारी में खाई जाती है, उसमें 32% बढ़त हुई है। यह भी पेट्रोल के परसेंटेज बढ़त से ज्यादा है। सब्जियों के दाम में आग लगी हुई है। प्याज में 8 सालों में 68% वृद्धि हुई है। बैंगन जैसी सब्जी में, जो बच्चे जरूर नाक मुंह सिकोड़ते होंगे, लेकिन सच है कि बैंगन में 56% की वृद्धि हुई है। अन्य सब्जियां 51% बढ़ी हैं। पालक और बाकी साग सब्जी 41%। ये भी पेट्रोल के 31.23% बढ़त से ज्यादा है। अस्पताल में इलाज का खर्चा 71.6% बढ़ा है पिछले 8 सालों में। दवाइयों में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। बाहर से अगर आप खाना खाते हैं ठेले पे, खोमचे पे, होटल्स में, करीब 55% बढ़ा है। बस का किराया करीब 54% बढ़ा है। ट्यूशन फीस, सबको पता है कि महामारी के दौरान और आर्थिक मंदी के चलते सबसे ज्यादा मुश्किल मध्यम वर्ग परिवारों को बच्चों का ट्यूशन फीस देने में हुई, वो 51% बढ़ी है। घर का किराया 46% बढ़ा है। और ये सारी चीजें मैं फिर से दोबारा से कहूंगी, पेट्रोल 31.3% और ये सारी चीजें उससे ज्यादा पिछले 8 सालों में। तो सिर्फ महंगाई से ही लोगों को त्रस्त नहीं किया जा रहा है। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी आपकी बैंक में है, एफडी में, उसमें भी डाका डाला जा रहा है और आपके सर के ऊपर कर्जा भी का बोझ बढ़ रहा है। यह सच है कि भारत की जो अभी जो वित्त मंत्री ने थोड़े दिनों पहले आंकड़े रिलीज किए थे, दिसंबर 2021 की तिमाही में हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो 46 लाख करोड़ के पार है। तो मोटे तौर पर, बुजुर्ग तो छोड़ दीजिए, आज इस देश का नवजात शिशु भी अपने सिर पर 46,000 रुपए का कर्जा लेकर पैदा होता है। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहनी है कि 2 या 3 ज्वलंत सवाल हैं, क्योंकि बार बार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बात होती है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस देश की 84% आबादी की आय घटी है, जब इस देश के सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हुई है, तो यह सरकार महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को पे लगाम लगाने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है। दूसरा सवाल सरकार के तमाम मंत्रियों और प्रधानमंत्री से है कि क्या उनको इस बात का इल्म है, क्या उनको इस बात की नॉलेज है कि महंगाई के ही चलते भारत में कुपोषण और भूखमरी दोनों के केसेस बढ़ रहे हैं। कुपोषण का इंडेक्स सरकार खुद जारी करके बताती है लोगों में कैसे कुपोषण बढ़ रहा है, और हंगर इंडेक्स में लगातार भारत का गिरना नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक के नीचे होना इसका सबूत है। कुछ चीजों का दाम आपके सामने जरूर कोट करना चाहती हूं। जो आटा 10 रुपए पे मिलता था, 20 रुपए पे मिलता था, आज वो 30 रुपए प्रति किलो है। पकौड़ा तलने वाला तेल 240 रुपए प्रति लीटर है। दूध का दाम अभी अभी बढ़ा है। मदर डेयरी का 1 लीटर का दूध 60 रुपए प्रति लीटर है। और ये सारी वो चीजें हैं, और मैंने जानबूझकर इन 3 चीजों को लिया क्योंकि ये हर घर में, मध्यम वर्ग में, निम्न मध्यम वर्ग में, गरीबों के यहाँ, अमीरों के यहाँ, सबके यहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आखिर सरकार के पास इससे जूझने की, इनको कम करने की क्या रणनीति है? तो हमारा अपना मानना है, और ये 2 बड़ी मांगे हमारी हैं कि बिना वक्त बर्बाद किए, बिना वक्त जाया किए सरकार बेलगाम दामों पर रोक लगाए, ठोस कदम उठाए। और शुरुआत जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस से की जा सकती, क्योंकि ये सच है कि इन सब चीजों का जिनका हमने जिक्र किया, बड़े कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है। डीजल मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल होता है, उसको बढ़ने से ही ज्यादातर चीजों के दाम बढ़ते हैं। हमारी ये भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर, और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर, एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से
ये महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है. I will in 2 seconds just very briefly make a point in English. We very often debate, we very often raise the issue of rising prices, and somehow the debate gets centered around petrol, diesel and LPG. But the reality is, if you track CPI, which is the Consumer Price Inflation Index, 235 out of 299 things on that list have seen a higher percentage price rise than petrol in the last 8 years. That includes poultry, that includes fish, that includes milk, that includes ghee, that includes basic flour, atta, that includes edible oil, it includes pulses, it includes onion, brinjal, many other vegetables. As compared to the price rise in petrol, we will share with you this data. We've done an extensive exercise here. Hospitals, the cost of getting treated in a hospital has gone up 71%. This is a much higher price rise than what we've seen in petrol. But because the debate gets centered around this, sometimes one loses sight of these things. Medicines, eating out, bus, tuition fee, rental houses, all of these have seen a steeper price rise than even fuel prices. And all of this at a time when what you have invested for your future is being sharply eroded. So yes, prices are rising. The retail price inflation is about 6.95%, much outside the RBI's comfort zone, much outside the mandate set by India's parliament. But you are going to get only 5% on your FD, and that too is double taxation. So the government is not just taxing you by increasing prices, but it's also eroding and plundering your savings. Because our debt is over 46 lakh crore rupees now, every child in India today is being born with a debt of about 46,000 rupees on their head. We have only 2 questions to raise before the government. What is the government's strategy to rein in prices? And this price rise is coming at a time when 84% people have seen their incomes erode. 15 crore of the poorest households have seen their incomes halve thanks to this government. 30 rupees per kg for flour, 240 rupees per liter for edible oil, 60 rupees per liter for milk. All of these are things that are being used by common households. So what does the government plan to do to rein in these prices? We also demand the government to not just begin by cutting the prices of diesel, petrol and LPG sharply, which will have a cascading effect on most of these things, but we also want the government, it's high time that the government, instead of distracting and talking in a language that most people in this country don't understand, and shifting the blame here and there, the government must present a white paper on high prices and on the economy. And it should tell and take the confidence of people, how does it plan to rein in the prices? Thank you, we'll take your questions. I mean, of course, that is a thing. The reason why we did not talk about fertilizers, or the reason why we did not talk about DAP or NKPS and all of that today is because we wanted to talk about how it is very difficult to run a household. घर चलाने का खर्चा जो 44% बढ़ा है, मैं अभी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और फर्टिलाइजर की बात ही नहीं कर रही हूँ. जो आपकी बात सही है कि 50 किलो की बोरी को 45 किलो का करके उसका भी दाम बढ़ा दिया गया. सीमेंट की चीजों का भी यही किया गया. चॉकलेट को भी परसेंटेज वाइज घटा दिया गया. मैं तो अभी उन चीजों की बात हम यहां से आज इसलिए जरूरी करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत बार जब विस्तृत चर्चा होती तो उसमें कहीं पर यह शायद मिस हो जाता है कि तेल, घी, मसाले, आटा, इन सब के दाम, दवाइयों के दाम, अस्पताल में इलाज कराने का दाम कितना बढ़ता जा रहा है. सो वी वांटेड टू कीप द फोकस स्क्वेयरली on running the household, and which is why we perhaps did not talk about the percentage drop or increase, but from this very platform we've addressed those issues. But yeah, it's a point well taken. Yes, sir. द प्रॉब्लम बीजेपी के साथ ये है, सबसे बड़ी समस्या, कि कोई भी व्यक्ति
जो उनको सही सलाह दे सकता है या जो उनको आईना दिखा सकता है, उनके पीछे या तो मंत्री पड़ जाते हैं या बेलगाम प्रवक्ता पड़ जाते हैं या उनकी ट्रोल आर्मी पड़ जाती है। मुझे लगता है रघुराम राजन ने आज नहीं, आरबीआई गवर्नर रहते हुए भी इस सरकार को आईना दिखाना चाहता, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने इस सरकार का दामन और इस सरकार का साथ इसलिए छोड़ा। और आज आपने सुना नीति आयोग में भी फेरबदल हुआ है, अरविंद पाणागरिया हो गए, अरविंद सुब्रमण्यम हो गए, विराल आचार्य हो गए, उर्जित पटेल हो गए, रघुराम राजन हो गए। ऐसा क्यों है कि जिन लोगों को, जिन नामों को वैश्विक स्तर पर शायद एक अथॉरिटी माना जाता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी पर, उनको यह सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि इस सरकार को जो भी आईना दिखाएगा उसी से इनको आपत्ति है। इन्हीं की तरह विभाजन की, इन्हीं की तरह द्वंद्व की, इन्हीं की तरह हिंसा की, नफरत की बात करते रहिए तो आपकी दुकान चलती रहेगी। लेकिन इतने सारे अर्थशास्त्रियों का इस सरकार के 8 साल के कार्यकाल में छोड़ के जाना अपने आप में सबूत है कि जिन लोगों को इन्होंने लाकर पदों पे बिठाया वो भी छोड़कर चले गए, क्योंकि शायद ज़मीर गवारा नहीं करता है। मुझे लगता है रघुराम राजन जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। आज भारत की जो छवि वैश्विक स्तर पर धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि इन्वेस्टर कम्युनिटी में धूमिल हो रही है, आज भारत की जो छवि है उसके चलते भारत के तमामों एचएनआईज, तमामों उद्योगपति भारत में पैसा ना लगा के वैश्विक स्तर पे बाहर की जगहों पर जाकर क्यों लगा रहे हैं, इसका जवाब शायद रघुराम राजन जी की बातों में है। आज क्या यह सरकार इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके सामने शायद सच ना बोल पाते हो उद्योगपति, क्योंकि आपकी एजेंसीज जाकर उनको प्रताड़ित करती हैं, लेकिन तमामों ऐसे एचएनआईज हैं जिन्होंने, और ये सदन में भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, जिन्होंने इस देश के शोर्स को छोड़कर बाहर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर समझा है। तो जो जिस तरह की नफरत और हिंसा की आग आप लगा रहे हैं देश में, उसका ये साफ नतीजा है। इस देश को आज इन्वेस्टर सुरक्षित नहीं महसूस करता है। जी, किस चीज का? फ्यूल प्राइस। जी, आज इसका एक कहते हैं ना, कभी कभी झूठ का पर्दाफाश हो ही जाना चाहिए, तो आज थोड़ा विस्तृत रूप से इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के जिन मंत्री ने ये बात कही है, क्या वो ये जानते हैं कि भाजपा की 17 राज्यों में सरकारें हैं, और बजाय लोगों को पाठ पढ़ाने के उन्होंने अपनी सरकारों से ये बात क्यों नहीं कही? लेकिन वो ये बात नहीं कहेंगे, और इसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि ये बात प्रायः मिस हो जाती है, बहुत बार आप जवाब देते भी हैं, वो कैरी नहीं होता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 2 बातें ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो टैक्स लगता है फ्यूल पर, वो एक एक्साइज होता है और एक स्टेट वैट लगाता है। एक्साइज भी 3 तरीके की होती है, बेसिक एक्साइज, स्पेशल और एडिशनल एक्साइज। बेसिक एक्साइज जो है वो राज्यों के साथ केंद्र सरकार साझा करती है। इस सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, लेकिन सारे बार प्रायः वो एक्साइज ड्यूटी स्पेशल और एडिशनल बढ़ाई गई जो राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है। पहली बात, वो वाला उसका कंपोनेंट बढ़ाया गया जो केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि 32 रुपए प्रति लीटर, जिसका करीब 31% आप मान लीजिए, 31% टैक्स एक्साइज का सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो करीब करीब परसेंटेज वाइज 23% रखती हैं। लेकिन इसमें भी एक सच छुपा हुआ है जिसके बारे में बात नहीं होती है। जो वैट होता है वो एड वैलोरम टैक्स है। मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं, 100 रुपए का पेट्रोल है तो 31 रुपए केंद्र सरकार रख रही है, 26 रुपए 23 रुपए राज्य सरकारें बना रही हैं, 23% है। अगर 1 लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए केंद्र सरकार सिर्फ अपने लिए रखती है, 23 रुपए राज्य सरकार रखती है। लेकिन वो 23 रुपए केंद्र के टैक्स पर निर्भर है। अगर केंद्र एक्साइज कम करेगा, क्योंकि वो एड वैलोरम टैक्स है, तो अपने आप स्टेट्स का शेयर भी कम हो जाता है, क्योंकि स्टेट्स का वैट 3 चीजों पर निर्भर करता है: डीलर प्राइस पर, डीलर कमीशन पर
और सरकार के एक्साइज पर। तो अगर सरकार का एक्साइज जो 31% है टैक्स, फ्यूल टैक्स का, अगर वो कम होगा तो अपने आप वैट भी, क्योंकि वो एड वलोरम टैक्स है, कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के जो ज्ञानी मंत्री हैं और जो इस तरह की कहीं पर ये दिखाता है कि सरकार के अंदर सहृदयता नहीं है, शायद बड़े पद से आए हैं, अमीर आदमी हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी इस धृष्टता के चलते इस देश में कुपोषण और गरीबी बढ़ रही है, इस देश में भुखमरी बढ़ रही है, इस देश में आज लोगों की कमर तोड़कर उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। 26 लाख करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से पिछले 8 साल में कमाए हैं। इसका क्या पोर्शन स्टेट्स को गया? अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी के फ्यूल मंत्री या वित्त मंत्री आकर इसका जवाब दे दे। वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि जवाब जो मैंने आपको बताया उन बातों में छुपा हुआ है। 100 रुपए के पेट्रोल पर 31 रुपए केंद्र सरकार रख रही है और जो राज्य ले रहे हैं वो उस 31 रुपए पर निर्भर है। आप 31 रुपए घटाइए, अपने आप राज्यों का वैट घट जाएगा। और अगर इतनी ही चिंता है तो पहले अपने 17 राज्यों को बोलिए वो घटाकर एक एग्जाम्पल सेट करें। I think this decision, when it will be taken, shall be communicated to all of you. जी, इससे अलावा मैम 2 सवाल है मेरे। एक तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से मीडिया में खबर आई है कि उन्होंने, अमित शाह जी मीडिया के हवाले से ही बोलते हैं, न प्रधानमंत्री डायरेक्टली देश से बात करते हैं, ना अमित शाह जी बात करते हैं। देश के गृह मंत्री हैं। इस देश में दंगे भड़के हुए हैं, 10 राज्यों में दंगे हो रहे हैं, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं सुना। आप लोगों के और सूत्रों के हवाले से ही पता चलता है। खैर, सॉरी, प्लीज पूछिए। सूत्रों के मुताबिक शासित राज्यों में समान नागरिक संघ का कानून बनाने के संकेत दिए हैं और उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ ये आना चाहिए और हम लाएंगे। तो इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, ऐसा है कि जब चुनावी सरगर्मी गरमाती है तो भाजपा नए नए शगुफे छोड़ती है। उसमें से एक ये शगुफा मैं मानूंगी ये है, मुझे लगता है यूसीसी राज्यों का अधिकार है, गोवा में दशकों से लागू है और जो संविधान की सहमति से बनाया जाएगा उससे हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मंजूरी है। लेकिन आज सवाल मैं अपने हवाले से और इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते पूछना चाहती हूं कि जिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है अमित शाह जी के बारे में, वही सूत्र हमें यह बताएं कि क्या भाजपा के घटक दल इस बात को तैयार हैं? क्या अमित शाह जी, जिनको आज रिसीव करने नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, क्या उनकी सहमति है इसके बारे में? घटक दलों की बातें पहले बताएं। ये नए नए शगुफे छोड़ना, ये नई नई बातें करना, ये भाजपा की आदत बन चुकी है। जो संविधान के तहत, जो संविधान की सहमति से, जो संविधान के स्पिरिट को काबिज करते हुए चीज करी जाएगी, हम उससे 100% सहमत हैं। आई थिंक द BJP has got into the habit of floating these balloons. They do a rain check by doing this, especially closer to elections, to polarize, to divide, to distract, to start a debate where none exists. And this is perhaps one of the things that I hear from sources in the media through whom Amit Shah usually speaks, because as India's Union Home Minister, I have not seen him utter a word as 10 states have reported communal violence. Not a word, not a squeal from Mr. Amit Shah. But as far as the UCC is concerned, I think it's a domain of the states. In Goa, it's been there for multiple years now, in fact for decades. I think whatever is done by upholding India's constitution, by keeping in spirit with what the constitution highlights, we have no objection to that. We will be on board. But I think the larger question that I want to raise, and not by sources, but by sitting here and explicitly asking the Union Home Minister and the sources that you're quoting, are BJP's allies on board with this new balloon that has been floated? Mr. Amit Shah was in Patna today. He met the Bihar Chief Minister, Mr. Nitish Kumar. Is he on board with it? That's the question that we would like to ask. So before floating balloons, before
trying to distract, communalize, polarize, doing all these things before elections? I think this is a valid question that the BJP must answer. Sir, I'll take some other questions from people, then I'll come to you. I'll answer 2 questions for you. Ji. देखिए ऐसा है कि यूजुअली हम इस मंच से इंडिविजुअल्स के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है कि इसी चुनाव के दौरान और इसी चुनाव के बीच में उनके पुत्र ने शायद किसी और दल को ज्वाइन किया और अब मुंह छुपाने के लिए इस तरह के काम करके चाटुकारिता की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो 2 बातें बोलना चाहूंगी और यह तथ्य है कि इस सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तब वसुंधरा राजे जी की भाजपा सरकार ने दिया था। अलवर की नगर पालिका में 35 सदस्य हैं, उसमें से 34 भाजपा के हैं। अलवर की नगर पालिका के चेयरमैन भाजपा के हैं। ये काम नगर पालिका ने कराया, स्थानीय नगर पालिका के द्वारा हुआ, जो भाजपा के 34 सदस्यों से बनी है। तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से हमें पलट के पूछना चाहिए, और सवाल आपने सही कहा, पूछना इसलिए भी जरूरी है कि बनारस में जो तमामों मंदिर तोड़े गए, और ये तो संत समाज कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, उसके बारे में माफी कौन मांगेगा? वहां के सांसद माफी मांगेंगे क्या? और काशी के सांसद तो स्वयं प्रधानमंत्री जी हैं। वहां पर किन ऑफिशियल्स और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या वहां के सांसद के खिलाफ कार्रवाई होगी? गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए, मेरे पास अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि विकास के नाम पर मंदिर अवैध निर्माण के तहत हटाए गए थे। दिक्कत की बात यह है कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो आप उसको सौंदर्यीकरण, आप उसको विकास, आप उसको न्यू इंडिया का नाम और जामा पहनाते हैं, और जब कोई दूसरा करता है और आप ही की नगर पालिका, भाजपा की ही नगर पालिका ने यह काम किया है, तो उसमें आप हिंदू मुसलमान खोजने लगते हैं। यह सच है कि कांग्रेस शासित राजस्थान में लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराकर वहां पर वैमनस्य, नफरत की राजनीति कराने के चक्कर में है। लेकिन वो अशोक गहलोत जी का राजस्थान है, वहां पर कानून व्यवस्था बनी हुई है। आपकी लाख कोशिशों के बाद भी वहां पर रामनवमी धूमधाम से मनाई गई, हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर बनाई। आपके राज्यों में रामनवमी पर दंगे हुए, लेकिन राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनी, लोगों ने गले मिलकर रामनवमी मनाई। अब खीसे निपोरने का वक्त हो सकता है आया हो, शायद एम्बैरेस्ड हो ऐसी काम कर रहे हो, लेकिन सत्ता में रहते हुए इस तरह के काम करना शायद एक सरकार को शोभा नहीं देता है। आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, जो जहांगीरपुरी में हुआ। आप राजस्थान में क्या कोशिश कर रहे हैं, आपने खारगोन में क्या किया, सारा देश देख रहा है। आप आंख बंद कर लीजिए तो ये नहीं है कि ये जगत बना नहीं है, ये जगत बना है और ये जगत देख रहा है कि क्या हो रहा है। मैंने इसका जवाब दे दिया। थैंक यू।